अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रो एम स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। सबसे पहले अच्छी खबर शामिल करेंगे प्रोग्राम में, जहाँ पर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की ख़वातीन ने न्यूजीलैंड को हराकर तारीख में पहली दफ़ा न्यूजीलैंड के ग्राउंड में कोई T20 सीरीज़ हराई है और पाकिस्तान की टीम एशिया की वो पहली टीम बन गई है जिसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। इसके अलावा NOCs के इशूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, जब हारिस रऊफ़, उसामा मीर और जमान खान को NOCs जारी की गई बोर्ड की जानिब से। तो किसी को 5 दिन के लिए, किसी को 4 मैचेस के लिए बैग पार्डन NOC जारी की गई और इस NOC को लेके बहुत सारे लोग अब सवालात खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की NOCs प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए अच्छा शगुन नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हारिस रऊफ़ है, उन्होंने जो उनको शो कॉज नोटिस भी मिला था कि आपने टेस्ट क्रिकेट से दस्तबरदारी का जो ऐलान किया है वो क्यों किया, क्या वजह है, उसकी वजह भी हारिस रऊफ़ ने बताई। फिर सलमान बट की कंसल्टेंसी के हवाले से जो उनकी बातें चल रही थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो भी मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जॉब ऑफर की तो साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मामला चल रहे थे। लेकिन जो ही पाकिस्तान की ऑफर आई तो सलमान बट ने पाकिस्तान की ऑफर को थोड़ा सा पहले रखा और उसके बाद अफगानिस्तान के बोर्ड की जानिब से उनके साथ अभी तक कोई मामला जो है डिस्कस नहीं हुआ। फिर PSL 9 के ड्राफ्ट के हवाले से बात करेंगे, जहां पर बहुत सारे प्लेटिनम कैटेगरी के मुझे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो सुपरस्टार PSL में नज़र नहीं आ रहे जो कि इससे पहले PSL का हिस्सा होते थे। जिस तरह किसी एक ज़माने की बात की जाए तो शाहिद खान अफरीदी के साथ शेन वॉटसन और KP, फिर AB डिविलियर, इस तरह के स्टार्स होते थे। लेकिन अब शायद लीग्स का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही जो स्टार क्रिकेटर्स हैं पूरी दुनिया के, वो शायद पैसे को भी तरजीह देते हैं और अपनी विंडो को भी देखते हैं कि किस विंडो में हमने जो है वो कहाँ पे क्रिकेट खेलनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के सीरीज़ के हवाले से और हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है दोनों गेस्ट लाहौर से। शाकिर अब्बासी लाहौर से हमारे साथ स्काइप पे हैं और साथ ही इस्मा असलम टेलीफोन कॉल पे मौजूद है। इस्मा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। आज खवातीन ने कमाल कर दिया, 137 रन बनाए, पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना सकी। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की जानिब से, मुनीबा अली ने 35 रन बनाए, आलिया रियाज जो कि मैन ऑफ द मैच रही 32 रन बनाने में कामयाब हुई। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो फातिमा सना वंस अगेन हमें 3 विकेटें लेते हुए नजर आई और साथ ही सादिया इकबाल ने 29 रन की 2 विकेट हासिल की। कैसी ये विक्ट्री देख रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए कितना ज़्यादा ये खुशाइंद है? थैंक यू सो मच हसनैन फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने जिक्र किया कि एशिया की पहली टीम बन गई है जिसने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, तो बड़ी बात है स्पेशली पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के हवाले से। हमें पता है कि यहाँ पे एक तो पाबंदियां भी होती हैं, फिर उतना हम प्रमोट भी नहीं करते जितना करना चाहिए, बट इस तरह के मौक़ों में भी, इस तरह की हालात में भी इस तरह की खुशखबरी आना बड़ी बात है। स्पेशली मुझे लगता है लड़कियां जो हैं वो पिकअप कर रही हैं चीज़ें और अच्छा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और आने वाली जो जनरेशन है उनको जाहिर है और इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब टीम जीतती है, आपको अच्छा होता हुआ नजर आता है, तो फिर जो नौजवान नस्ल होती है उनका भी दिल होता है कि हम भी जो है अपना हिस्सा जो है इस खेल में शामिल करें, अपना पार्ट प्ले करें। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और सुबह उठे हम, जाहिर है आपको पता है टाइम का कितना डिफरेंस है, तो सुबह उठते ही जब मैंने भी ट्विटर खोला और क्रिक इन्फो खोला तो मुझे दिखा जबकि पाकिस्तान की जो टीम है उसने सीरीज जो अपने नाम कर लिया, अभी एक मैच बाकी है, बट इट्स रियली आई वाज रियली हैप्पी एंड इट्स रियली गुड टू सी वुमेन टीम डूइंग वेल। शाकिर साहब, 3 मैचेस की सीरीज़ थी, 2-0 से कामयाबी हुई टीम पाकिस्तान को। और ये बताइए कि जो हमारी ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस तो ऑन एंड ऑफ बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ख़वातीन क्रिकेट टीम में भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? देखिए, वुमेन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, एशिया में टीम है जो तगड़ी समझी जाती है ख़वातीन टीम में से, और वो भी ऐसा कभी जीत नहीं पाई न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड में नहीं हरा पाई। और पाकिस्तान की इस एक नौजवान टीम ने उन्हें उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। ये जो क्रॉप ऑफ प्लेयर है इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक प्रोसेस के ऊपर आए और उन्हें ये जो मुश्किल हालात थे, जाहिर है जिस तरह ने बात की कि यहाँ उस तरह से वुमेन क्रिकेट को या वुमेन स्पोर्ट को हमारा एज अ माशरा हम इसको इनकरेज नहीं करते, कहीं हम मजहबी लेवल लगा लेते हैं, कहीं हम अपने कल्चर कस्टम्स की लेवल लगाकर उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लड़कियां जिन्होंने एक जबरदस्त विक्ट्री दी है पाकिस्तान को, यकीनन में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वालों काकड़ का बयान भी पढ़ रहा था जिस तरह उन्होंने इनको मुबारकबाद दी। तो ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी हमें इन लड़कियों की जिस तरह उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल
हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट में कंसिस्टेंसी का मसला ज़रूर रहा है, लेकिन ये टीम भी जो ये वुमेन टीम है इसका भी उतार चढ़ाव हमने देखा, लेकिन एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आपका जब वक्त ज़्यादा गुजर जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं, तो आपके अंदर वो ठहराव आ जाता है, वो तजर्बा जिसका कोई नया मोल बदल नहीं होता वो आ जाता है। और ये यकीनन वो ठहराव, वो तजर्बा और वो जो हारना जीतने का एक प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि न्यूजीलैंड जैसी एक मजबूत टीम को उसके होम ग्राउंड में शिकस्त देना। और दुआ भी यही है कि अल्लाह करे तीसरा मैच भी पाकिस्तान टीम जीते और एक तारीख रकम करे। शायद सीरीज तो कोई और आके वहाँ फिर जीत ले, कोई और मुल्क की टीम, लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप करना, उन्हें वाइट वॉश करना, ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी हम सबको, हमारी सबकी तरफ से जो है वो इन लड़कियों के लिए जो है वो मुबारकबाद भी बनती है। और ये एक पैगाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और एज अ नेशन हमारे लिए भी कि हमारी लड़कियां बड़ी कैपेबल हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में, उनको पूरी आज़ादी दी जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि जहां मर्दों के जो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान नाम पैदा कर रहा है, खास करके क्रिकेट में, वहां पर ख्वातीन भी बिल्कुल उनमें सलाहियत है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि उनको पुश किया जाए, उनको एतमाद दिया जाए, उनको ऑन किया जाए, तो यकीनन वो बड़े लेवल पर इंटरनेशनल जो सिनेरियो है या आलमी फुट पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी। अब इसमें आपकी तरफ आऊँगा, मैन ऑफ द मैच के हवाले से भी बात करूंगा और फिर फातिमा सना के हवाले से बात करूंगा आपसे। आलिया रियाज जिन्होंने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए और फातिमा सना पिछले मैच में भी बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही, 3 विकेट्स इस मैच में भी उन्होंने लिए और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रह रही है। और पिछले काफ़ी अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ आलिया रियाज डाउन द ऑर्डर आके जो इनिंग्स खेलती हैं, जिस तरह की फिनिशिंग रोल वो प्ले करती हैं, इस तरह का रोल मेरे ख्याल हमें काफ़ी अरसे से जो हमारी मेन टीम है उसमें मिसिंग नज़र आ रहा है। अच्छा, इस्मा के साथ मेरे ख्याल कोई हमारा राब्ता नहीं हो रहा। शाकिर आपकी तरफ आते हैं, आलिया रियाज के हवाले से मुझे बताइएगा, जिस तरह सवाल मैंने किया इस्मा से भी और साथ फातिमा सना के हवाले से, दोनों की परफॉर्मेंसेस बड़ी दीदनी है और आलिया रियाज प्रॉपर एक फिनिशर के तौर पे उभर के सामने आ रही है वुमेन्स क्रिकेट में। देखिए, आलिया रियाज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस टीम में और काफी अरसे से टीम के साथ जुड़ी रही हैं। वो सना मीर के साथ भी खेली हैं, ये नई क्रॉप ऑफ प्लेयर है, इनके साथ भी उन्होंने एडजस्ट किया। तो एक जब आप सीनियर होते हैं और जब आपका अपनी बाकी टीम आप पे उम्मीद भी रखती है, आप पर तवक्कुआत भी होती है और उस पर आपका वो कर्ज होता है कि आपने उन चीज़ों पर पूरा उतरना है। और आलिया रियाज एक मैच विनर के तौर पर अब सामने आ रही हैं। सना की परफॉर्मेंस भी बड़ी एक्सेप्शनल है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ज्यादा बेहतर उनके लिए एक अच्छी कॉल है। ये विक्ट्री यकीनन उनको झंझोड़ने के लिए काफी है कि वो ज्यादा प्रोएक्टिव अंदाज में, जिस तरह वो मेन क्रिकेट पर फोकस किए हुए हैं, वुमेन क्रिकेट को भी उसी तरह प्रमोट और ऑन करें और उनको जो है वो ज्यादा मौके दें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने देखा था कि गुज़िश्ता जो PSL के दौरान भी इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल वुमेन प्लेयर है उनको पाकिस्तान लाया गया था, यहाँ पर फ्रेंडली एग्जीबिशन T20 मैच एक तरह के हुए थे और ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान में जल्द जो है वो अब वुमेन PSL की तरफ भी पाकिस्तान जाएगा। तो ये इस तरह के जो इनिशिएटिव माजी में लिए गए और टीम को जो है वो बहरहाल हर थिक एंड थिन जो माहौल रहा उसके अंदर उन्हें सपोर्ट मिलती रही। बिलाखिर ये इतना बड़ा कारनामा इन लड़कियों ने अंजाम दिया। जब आप एतमाद देंगे उनको, फाइनेंशियल मामला की हद तक उनको इंडिपेंडेंट करेंगे और उनको एक अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छा माहौल देंगे क्रिकेट के हवाले से, तो पाकिस्तानी लड़कियों में जो उनमें कोई सलाहियत की कमी नहीं है। वो इसी तरह आपको हैरान भी करेंगी, आपका जो है वो सरप्राइज करेंगी अपनी परफॉर्मेंस से। तो आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है और तमाम प्लेयर, आलिया हो, बाकी सना हो और दीगर जो प्लेयर हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल एक्सेप्शनल है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद इस पर फोकस करके, वुमेन क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट है, आप जाएँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, अब बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की आ रही है जो अब इन्हीं लड़कियों से मोटिवेट होकर जो सब कमेटी में खेल रही हैं, जो है वो क्रिकेट की तरफ आ रही है। और जरूरत इस अमर की है कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर अब टैलेंट को मजीद जो है वो लाया जाए सामने और इनको एंगेज किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और उन्हें ज्यादा मौके दिए जाए। उसका बहुत अच्छा होगा कि रीजनल सतह पर टीमें बनाकर उनके भी इवेंट, उनके जो मुकाबले रेगुलर सतह पर होने चाहिए और जो PSL वुमेन PSL का एक मॉडल था उसको भी अमली जमा बनाया जाए ताकि लड़कियों को ज्यादा क्रिकेट खेलने के मौके मिले और जो इनका फाइनेंस के मामला हैं वो भी इनके हल हों। ठीक हो गया, फाइनेंस के मामला भी हल होने चाहिए, अच्छी खबर है। शाकिर अब्बासी और इस्मा से हमने इस पे बात कर ली। अच्छा इस्मा, आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा मुझे अब हारिस रऊफ की स्टोरी के ऊपर डिस्कस करना है। हारिस रऊफ जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जाने से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, उसके शोकास नोटिस का उन्होंने जवाब दिया कि मेरी रेड बॉल की प्रैक्टिस नहीं है। फिर NOC भी उनको उतने मैचेस की नहीं मिली जितने मैचेस की वो चाहते थे। 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक सिर्फ 5 मैचेस की NOC हारिस रऊफ को मिल सकी। इस मामले को आप किस तरह देख रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में फिर मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए?
पाकिस्तानी क्रिकेट की जो करता धरता है ना, सबसे पहले तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। हारिस रऊफ के ऊपर सारा मलबा नहीं डाल सकते। आप मुझे बताएं कि कितना हारिस रऊफ ने डोमेस्टिक खेला है, कितना रेड बॉल खेला उन्होंने। लास्ट 1 साल पहले वो टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने पहली इनिंग में 19 ओवर किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सेकंड इनिंग में वो बॉल ही नहीं कर पाए थे। तो बहुत जरूरी है कि आप क्लासिफाई करें कि आपने किस फॉर्मेट में किस प्लेयर को खिलाना है। आप सारा मलबा हारिस रऊफ पे नहीं डाल सकते। अगर वो दस्तयाबी जो है वो शो कर भी देते, अगर वो कहते कि मैं अवेलेबल हूँ और मुझे ये सीरीज खेलनी है, तो क्या हम लोगों ने उनकी जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें परफॉर्मेंस नहीं देखी? वो 10 ओवर कितनी मुश्किल से कर पा रहे थे, क्या हमने नहीं देखा कि वो फटीग थे? लेकिन हाँ, एनओसी जारी कर देना, इस पे जरूर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कहा था जी कि अभी मुश्किलात होंगी और जो लड़के जो हैं वो प्रेफर करेंगे पाकिस्तान को लीग्स पे, उनके साथ डिफरेंट सलूक रखा जाएगा। ढकी छुपे अल्फाज में हफीज साहब ने ये बात की थी, और वहाब रियाज साहब, आपको याद ही होगा जब वो सिलेक्शन जो लोग सिलेक्ट हुए थे, लड़के सिलेक्ट हुए थे, अनाउंस करने आए थे, तो उन्होंने सारा का सारा मलबा हारिस रऊफ पर डाला था। बट आई थिंक दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपको जो है काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपने किसको रेड बॉल खिलानी है, किसको व्हाइट बॉल खिलानी है, कौन सा प्लेयर जो है वो किस फॉर्मेट का है। अब हारिस रऊफ चले भी जाते तो भी मुझे लगता है उन पर तनकीद ही होती, क्योंकि वो उस तरह से बॉल कर ही नहीं पाते जो हमारी उम्मीदें थी। आप कह सकते हैं कि कंडीशंस वहां पे सूटेबल थी, बट हमने देखा कि सारे बॉलर्स वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सिवाय हमारे पेसर्स के। हमारे पेसर्स तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, इंडियन पेसर्स वहां पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगर हम बाकी पेसर्स की बात करें, साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने वहां पे इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो मैनेजमेंट है उससे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन हाँ, एनओसी वाली जो बात है उस पर मुझे भी लगता है कि अगर हारिस रऊफ को फिर खुद ही नहीं जाना चाहिए था। अगर उनको पता है कि वो फटीग हैं, उनको पता है कि वो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं वो फिर पीएसएल के लिए रेस्ट कर लेते हैं? यहाँ पे जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसके लिए क्यों उन्होंने खुद को आराम नहीं दिया? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट से मुझे लगता है पूछनी चाहिए। और हमारी जो खैर मैनेजमेंट है उनके तो क्या ही कहने हैं, आपको पता ही है जो अभी एक क्योस मची हुई है। एक फैसला किया जाता है, फिर अगले ही दिन उस फैसले को वापस ले लिया जाता है। समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है। बट आई थिंक स्लो एंड स्टडी चीजें अच्छी होंगी, हम होप ही कर सकते हैं। बट आई थिंक एनओसी नहीं देना चाहिए था हारिस रऊफ को, स्पेशली। बाकी भी 2 लोगों को दिया गया, उसामा मीर और जमान खान को। आई थिंक उनका बनता है, उनको जाना चाहिए था। वो सीखें, जितना वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं वो लें। बट हारिस रऊफ वाला जो एनओसी है, आई थिंक वो नहीं मिलना चाहिए था उनको। अभी उनको एडवाइस किया जाना चाहिए था कि आप रेस्ट करें, आपकी हमें जरूरत है, बहुत क्रिकेट है अगले साल, उससे पहले पीएसएल है, फिर आपकी सीरीज है, फिर आपको वर्ल्ड कप में जाना है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो आई थिंक ये मैनेजमेंट के फैसले हैं जो अभी तक तो समझ से बाहर हैं कि कौन कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। ठीक हो गया। इसमा कह रही है कि एनओसी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसमें आपको बताता चलूं कि हारिस रऊफ को 40 से 50 हज़ार डॉलर से जायद बिग बैश पे करेगा। और फिर शाकिर साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं यहाँ पर ब्रेक से पहले कि मुझे ये बताइएगा कि अगर इसी तरह एनओसीज के मामला चलते रहे तो फिर बिग बैश लीग हो गई या कोई भी और लीग होगी, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने में काफ़ी ज़्यादा कतराएगी। और पाकिस्तान के वैसे भी 3 से 4 क्रिकेटर्स ही किसी भी लीग में खवातीनो आज़ाद यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपने पैनलिस्ट से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हारिस रऊफ के मामले के ऊपर बात हो रही थी, शाकिर के साथ में सवाल छोड़े बिल्कुल गया था ब्रेक पे। शाकिर, ये बताइएगा कि एनओसीज के मामला तो ठीक है, उसको बोर्ड को हल करना चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर फैसले करने चाहिए, लेकिन कोई बोर्ड आता है जो कि 6 लीग्स की एनओसी दे देता है, कोई बोर्ड के मेंबरान आते हैं जो कि वर्कलोड एनओसीज के जरिए और लीग्स के जरिए मैनेज करते हैं। इससे मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा जो डिफरेंट लीग्स हैं उनमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से जो इंप्रेशन रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को साइन करेगा वो फिर ध्यान से सोच समझ के करेगा। देखिए, हारिस रऊफ का जो इशू था उसको बड़ा मिसहैंडल किया ये जो नौजवान हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं क्रिकेट में, हफीज हूँ या वहाब हूँ। मेरे ख्याल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वहाब ने हारिस के हवाले से कमेंट किया था वो बनता भी नहीं था। देखिए, आज अगर हारिस को सिलेक्ट भी कर लिया जाता है ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए, अगर वो अपने दस्तियाबी टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है वो बहाल भी रखता, तो मैं और आप बैठ के तनकीद कर रहे थे कि लड़का जो हमें वनडे क्रिकेट के 10 ओवर्स के लिए
तैयार नहीं था, एक्सपोज हुआ बुरी तरह, उसको हम कैसे टेस्ट क्रिकेट लेके जा रहे हैं। और ये फील उसने खुद भी किया और उससे उसने खुद दस्तबरदारी का फैसला किया और दूसरे के लिए जगह छोड़ी। तो ये एक अच्छा फैसला था, बजाय इसके कि सराहा जाता इसको और इसको एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल अप्रोच आता, उसको एक नॉन इशू को इशू बनाकर जो है वो सारी कंट्रोवर्सी पैदा की। एनओसी की जहाँ तक बात है, एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर के साथ तय चुका है कि कितने लीग्स आप खेल सकते हैं, कितने नहीं खेल सकते। तो उन लीग्स को मद्देनजर रखते हुए जो प्लेयर अगर 1 या 2 लीगों के लिए उस अपने आप को जब वो रिलीज चाहता है और एनओसी चाहता है, तो मेरा ख्याल है उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर भी यही क्रिकेट है और उन्हें इसी दौर में ये क्रिकेट खेलनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी कमिटमेंट होती है इंटरनेशनली, अगर ऐसा ही रहेगा, इफ एंड बट्स रहेंगे, तजब्जुब रहेगा कि क्या इन प्लेयर्स को जब ये लीग का टाइम आएगा तो उन्हें एनओसी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो फिर इंटरनेशनल लीग्स जो आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन इसको क्या समझती नहीं आप शाकिर के प्रिसाइज रखना चाहिए और कैटेगरी हमें वाजे करनी चाहिए, कौन से हमारे ओडीआई के प्लेयर हैं, कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और इसी तरह T20 क्रिकेट खेलेंगे। और ड्यूरिंग दैट विंडो अगर कोई लीग उनको डिस्टर्ब भी करना चाहती है तो फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं लीग्स में, तो उनको इजाजत मिलनी चाहिए। इसमें वर्कलोड वाली बात तो आती नहीं है, आपको पता है 3-4 ओवर्स करवाने होते हैं सबको। नहीं, मेरा ख्याल है देखें, पाकिस्तान की टीम, मैं आपकी शोज में बार बार ये बात कह चुका हूँ कि हमें कुछ प्लेयर्स को टैग लगाने पड़ेंगे कि ये हमारा T20 प्लेयर है, ये हमारा वनडे और टेस्ट का प्लेयर है, ये हमारा वनडे और T20 का प्लेयर। इस तरह की कैटेगरीज बनाकर हमें अब चलना पड़ेगा। एक ही टीम को हर तरफ मिक्सअप करना, 8-10 लड़के एक ही तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, इस तरह रिजल्ट नहीं आएंगे। और हमने ये अपने वर्ल्ड कप, जो वनडे वर्ल्ड कप है, उसमें हमने देख लिया है। अब सवाल जहां तक पहुंचता है कि हारिस राउफ को मैं स्पेसिफिक इश्यूज पे लूंगा कि हारिस राउफ ने जो है वो अपने आप को फिटनेस के हवाले से बात नहीं की कि मैं फिट नहीं हूं तो इसलिए मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए दस्तियाब नहीं। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन रेड बॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी नहीं, और वाकई नहीं है। जैसा इसमें ने बताया कि कितना अरसे में उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट खेला और वो भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस उसमें नहीं थी। तो हारिस राउफ का वो फैसला बेहतर था और ये पीसीबी ने उनको एनओसी दिया है बिग बैश के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंटीग्रल पार्ट है वो T20 टीम का। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने से पहले अगर वो बिग बैश के मैचेस खेल लेंगे तो एक तरह की उनकी अच्छी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी वेदर में, वहां पर उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलने के बाद एक तरह का उनको स्विच करने का भी मौका मिल जाएगा दोबारा अपने जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है T20 में। तो ये अच्छा फैसला है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल करना, हर चीज को इशू बनाना। ये जो नए लड़के, बड़े लड़के जो मैं कहूंगा, जो अभी रिसेंटली क्रिकेट छोड़कर अब मैनेजमेंट में आए, उनको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन कुछ चीजें उनसे मिस हैंडल हो रही हैं। जिस तरह लेटर ऑन आप शो में बात भी करेंगे, जैसे सलमान भट्ट का इशू उन्होंने मिस हैंडल किया। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के हवाले से बोर्ड मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी का एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए और उसके साथ तसलसल के साथ अमल होना चाहिए। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है, प्लेयर्स के लिए भी नुकसानदेह और इंटरनेशनल कमिटमेंट भी उनकी मुतासर होंगे इससे। अच्छा शाकिर, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जा रहा है साबिक प्लेयर्स से कि जो कहते हैं कि हमें, अगर हम अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे तो दूसरी कंट्री के प्लेयर्स पीएसएल में भी प्लेयर्स नहीं भेजेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर पड़ोसी मुल्क की मिसाल दी जाए, उन्होंने क्रिकेट में पैसा इतना इन्वॉल्व कर दिया कि वो अपने प्लेयर्स को तो कोई लीग खेलने नहीं देते, लेकिन दुनिया की सारी लीग्स खेलने वाले और दुनिया की सारी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को वो बुला लेते हैं पैसे की बुनियाद पर। मेरा ख्याल है कि ये जो बात है कि हम किसी को एनओसी नहीं देंगे तो दूसरे भी नहीं आएंगे। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट है, पैसे के लिए खेलता है लीग्स। कोई दुनिया में क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो लीग किसी उसका पैसा कमाने के अलावा कोई और मकसद होता है। तो इंडिया में इसलिए वो आते हैं कि उनको इतने पैसे मिल जाते हैं दुनिया भर से कि वो अपनी जो है वो कई, हमने देखा है कई ऐसी, जैसा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम आई तो बी टीम आई थी, उनकी तमाम प्लेयर जो है वो अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहे थे। ये चीजें तो प्लेयर पावर हर जगह चलती है और फिर फाइनेंशियल मैटर जहाँ ज्यादा इन्वॉल्व होंगे वहां पर बोर्ड कहीं ना कहीं घुटने भी टेक देता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज्यादा आसान यही है कि वो जो एक उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया है प्लेयर्स के साथ, जिसमें 2 लीग या 1 लीग पीएसएल के अलावा का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जो सख्ती से अमल करें। क्योंकि वर्कलोड का जो मसला है, जब नेशनल ड्यूटी का टाइम आता है तो हमारा प्लेयर अनफिट होता है। ये हमने T20 वर्ल्ड कप में भी इसका खमियाजा भुगता, वनडे वर्ल्ड कप में भी ये खमियाजा भुगत चुके हैं। तो वर्कलोड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट का काम यही है कि वो मैनेज करे चीजों को। प्लेयर ने खेलना है, इस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, कैसे खेलना है, कब उसको रिलीज करना है, कब रेस्ट देना है, किसकी लीग के लिए इजाजत देनी है, ये बोर्ड के फैसले होने चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली आप पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करें, आप जो कुछ भी है वो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है, तो आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट की होनी चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी है। लेकिन जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो एक रियायत है कि आप इतने लीग्स खेल सकते हैं, उन लीग्स के हवाले से बिल्कुल बोर्ड को, मैं कहता हूँ शुरू के साल में जो कैलेंडर ईयर आता है क्रिकेट का, उस वक्त ही क्लियर होना चाहिए और प्लेयर से पूछ लेना चाहिए कि इस साल भाई
आपने कौन कौन सी लीग 1-2 जो है वो खेलनी है, ताकि पहले से हर चीज़ क्लियर हो, ना प्लेयर्स के लेवल पर कोई एम्बिग्विटी हो, ना जो है वो कोई कंफ्यूजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो लीग्स कराने वाले हैं उनको भी हो। तो ये बिल्कुल एक हर चीज़ को सिस्टमैटिक ठीक। तरीके से चलाया जाए। इसको डे टू डे अफेयर के तौर पर चलाने के बजाय एक सिस्टम बनाएं और सिस्टम को सब फॉलो करें, तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा शाकिर, आप काफ़ी अरसे से पीएसएल को कवर कर रहे हैं। मुझे याद है जब पहला इसका सीज़न हुआ था, अवे फ्रॉम होम हुआ था, उस वक्त से आप इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन अब पीएसएल की जो नई फहरिस्त आई है प्लैटिनम कैटेगरी की, उसके मैं थोड़ा सा आपको नाम गिनवाता हूँ। इंग्लैंड की जानिब से डेविड मिलान है, जिमी ऑर्टन है, डेविड विली हैं और रेस्ट टॉफली हैं, ये जो प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल है। बांग्लादेश की जानिब से शकीब उल हसन है, वेस्ट इंडीज़ की जानिब से ओडिन स्मिथ हैं और नेपाल की जानिब से संदीप लेमेशाइन हैं। इसके अलावा अगर जनूबी अफ्रीका की बात की जाए तो प्रिटोरियस हैं, रासी वंडरडूसन हैं। मुझे ये बताइएगा कि पीएसएल ठीक है, पाकिस्तान की हद तक ब्रांड भी बन चुका है, लेकिन इंटरनेशनली शायद अब जो टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं, टॉप टियर के प्लेयर्स हैं, वो पीएसएल से थोड़ा सा कतराना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? क्या मैनेजमेंट की वजह है? कुछ पैसे हम ज़्यादा नहीं देते? क्या कुछ वजूहत है? क्योंकि एक ज़माने में इसी पीएसएल में वॉटसन भी खेला करते थे, केपी भी खेला करते थे, एबी डिविलियर भी खेला करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये वही 10-15 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमती चली जा रही है पीएसएल। लेकिन जिस तरह आप डिसअपॉइंट हुए सारी लिस्ट देख के, मैंने भी जब पढ़ी तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। इवेंचुअली ये जो ब्रांड्स होते हैं, लीग्स हैं, जब वो ग्रो करती हैं, उनका ज़्यादा वक्त गुजरता है तो वो बड़ी होती जाती हैं। पीएसएल छोटी होती जा रही है। बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपनी दस्तयाबी का इजहार करके, यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोचने का मुकाम है कि क्या उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्या वो पे से ही नहीं कर पा रहे। अब 1-2 साल पहले देख लें, पीएसएल वर्ल्ड की टॉप 3 में जरूर था लीग्स में, लेकिन जब बाकी मुल्कों ने लीग शुरू की, उन्होंने अच्छा मैनेज शुरू कर दिया, अच्छा जो है वो उन्होंने पे करना शुरू कर दिया, तो इसका फर्क पड़ा है पाकिस्तान सुपर लीग पर। और ये सारा डिस्क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, पीएसएल की जो मैनेजमेंट हेड है उनको जाता है। कि मैं ऑनेस्टली आप बताऊं कि मैं खुद लिस्ट देखकर बड़ा हैरान हुआ कि हमारे डायमंड और गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर उस लेवल के प्लेयर नहीं है। इस यहाँ पर जब भी माजी में लीग हुई, उस वक्त वर्ल्ड के जो टॉप प्लेयर्स होते थे वो अपने आप को प्राइड फील करते थे पीएसएल खेलने। और आज हालत यह है कि जितने भी आप अफ्रीकन देख लें, अकरम नहीं है, दीगर प्लेयर्स नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है और इस पर बड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए मैनेजमेंट को। एक वेकअप कॉल है, ये नो कि आज इस साल ये लिस्ट है तो अगले साल जैसी लिस्ट हो प्लैटिनम में कि हमारा आप उन लोगों को जानते भी ना हो। ये बड़ा लेकिन इसकी वजह आपको क्या लग रही है? मिस मैनेजमेंट लग रही है या फिर पैसे का जो भाव है थोड़ा सा कम है, इस वजह से प्लेयर्स आना पसंद नहीं करते? देखिए, मिस मैनेजमेंट, पैसा कम देना भी एक मिस मैनेजमेंट की मैं उस जुमरे में कहूंगा कि मैनेजमेंट का काम है कि आप क्योंकि कंपीट कर रहे हैं दुनिया में, जब आप कंपीट कर रहे हैं दुनिया में तो इवॉल्व होती क्रिकेट के साथ अपने आप को, अपनी लीग को भी आपको इवॉल्व करना है। उसके लिए आपको पैसों की भी अरेंजमेंट करनी है। अगर आपके पैरेलल कोई लीग चल रही है, वो अगर करोड़ रुपया दे रहा है और आप 50 लाख देंगे तो क्यों कोई आएगा आपकी तरफ? तो आपको भी अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, आपको इन रखने के लिए, आपको फिर वहां जब इंटरनेशनल मार्केट में आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट का ही काम है कि वो इतने फंड जनरेट करे, इतना वो पैसा लेके आए पीएसएल के अंदर कि जब आप बाहर से प्लेयर जो बड़े सुपरस्टार आप लाना चाहते हैं, उनको उनकी मर्जी की कीमत दें ताकि वो कहीं और। लेकिन शाकिर, जब जहां आपने मुकाबले की बात की, मुझे आज भी याद है कि जब से आईएलटी स्टार्ट हुई है, साउथ अफ्रीका की लीग स्टार्ट हुई है, वो आज भी पीएसएल के इर्द गिर्द वाली विंडो लेते हैं। कभी भी वो पीएसएल को डिस्टर्ब नहीं करते। हो सकता है कि 5 दिन डिस्टर्ब कर दें या पहले 3 दिन डिस्टर्ब कर दें, अभी भी उनको पता है कि पीएसएल की व्यूअरशिप है। लेकिन अगर हमने ये ना सोचा, हमारे बोर्ड ने ये ना सोचा, तो फिर पीएसएल शायद अपनी व्यूअरशिप भी इंटरनेशनली खो दे। देखिए हसन, माजी में ये होता था कि मुल्क दुनिया में 3-4 लीग्स हुआ करती थी, अब 1 दर्जन से ज्यादा लीग हो रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि विंडोज का क्रॉस नहीं आता, अलग करके करते हैं, लेकिन जो प्लेयर खेलने वाले हैं उन्होंने अपने आप को, हर लीग नहीं खेल सकते, उन्होंने अपने आप के वर्कलोड को मैनेज करना है। उन्होंने भी उन लीग को टिक करना है जिनमें वो 2 खेल कर पैसे कमा सकते हैं, जहाँ 5 खेलकर फर्क पड़ेगा ना, तो वो कहेंगे कम क्रिकेट और ज्यादा पैसा अगर आता है तो वो उसको प्रेफर करेंगे। और यही एक वजह बनी है, जिस तरह बड़ी लीग दुबई में हो रही है, जिस तरह लीग अफ्रीकन लीग, ये पैसा है पीएसएल से कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिस तरह उन्होंने एक होशरुबा कीमतें लास्ट ईयर लगाई थी, तो इस तरह के मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर उसके मुताबिक कम्पीट करने के लिए अपने रिसोर्सेज का बंदोबस्त नहीं किया, अपने लीग के लेवल को अपग्रेड नहीं किया, ये लीग अब नीचे चली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग आईपीएल के बाद मैं समझता हूँ दूसरी तीसरी बड़ी लीग बन चुकी थी और फॉलोइंग भी इसकी ज्यादा थी, देखा भी जा रहा था और प्लेयर्स यहाँ आकर खेलते भी थे और कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। बहुत
नेल बाइटर मुकाबले होते थे, क्रिकेट जो फैन है वो उसको देखना पसंद करते थे दुनिया में, लेकिन ये जो लेवल गिरा है। शाकिर, मुझे शॉर्ट नहीं बताइएगा, वक्त थोड़ा सा कम है, आखिरी एक आध मिनट चल रहा है। सलमान बट के मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? पहले उनको तकर्रुर किया गया, फिर उनको हटाया गया, अब सुना यह है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनसे रब्ता किया था वो मामला भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सलमान बट के साथ तो चलते चलते ज्यादती कर दी पीसीबी ने। देखिए, मैं वो ये बात पहले कर चुका हूँ, जो नए लड़के आए हुए हैं ये लड़के ही हैं, हफीज वहाब ये लड़के ही हैं, ये कल क्रिकेट खेल रहे थे, आज मैनेजमेंट में बैठे हैं, तो इनकी वो मैच्योरिटी लेवल, मैनेजमेंट लेवल पे ये फ्लॉप हुए हैं, बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। मैं समझता हूँ सलमान बट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी ज्यादती कर चुका है। एक वाकया हुआ, उसकी उन्होंने सजा भुगती, हमने उनको टाइमली, हमने उनको जब उनका पीक टाइम था उनको इन नहीं किया। सलमान बट के साथ एक गलती होगी, उससे होगी, लेकिन सलमान बट इज अ क्रिकेट माइंड, उसका बेहतरीन दिमाग है, पढ़ा लिखा लड़का है, क्रिकेट को समझता है। आप कभी उनसे बात करें, आपको लग पता जाएगा कितना उसकी ग्रिप है क्रिकेट मैनेजमेंट पे और क्रिकेट की स्किल्स पे। तो जब आपने उनको अपना होमवर्क करके किसी को कंसल्टेंट रखें, आप अगर आपने अपना इंटरनली आपने होमवर्क नहीं किया, अपने मशवरे नहीं किए, मैनेजमेंट को एतमाद में नहीं लिया, फिर आपको अनाउंस ही नहीं करना चाहिए। अनाउंस कर लिया तो उस पर स्टैंड करते। देखिए, आपने यहाँ भी उनका काम खराब किया, फिर उसका जो अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ मामला चल रहा था, लेकिन एक चीज दोबारा से एक इशू बन गया, अब वो भी काम उनका जो है वो नहीं बनता दिखा रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि सलमान बट जैसे एक कॉम्पिटेंट क्रिकेट कोच ही, अब मैं उन्हें कहूंगा, उसके साथ ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रीथिंक करना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, किसी देखो, हमने अगर आमिर को वापस लाके खिला लिया है, तो सलमान बट ने क्या, उसको भी तो अपना टाइम पूरा कर चुका है, तो उसका मजीद जो है वो उसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है, उसे और कुछ नहीं आता। तो उसको अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो नए लड़के आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनको ठीक हो गया, नए लड़कों को ठीक करना चाहिए। शाकिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ लाहौर थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी, इसके अलावा हमारे साथ इस्मा असलम भी मौजूद थी, जिनके साथ मेरे ख्याल सिग्नल नहीं थे, इस वजह से दूसरे सेगमेंट में वो शामिल नहीं हो सकी। इस्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।